प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम आज देखते हैं हमारा जो नया टॉपिक है वो लेखांकन जो शब्दावली है उनसे संबंधित जो हमारे एमसीक्यू है वो देखते हैं। देखो एमसीक्यू देखते हैं। ऐसे वे जिनका एक लेखांकन अवधि के अंत तक लाभ मिलता है वो कौन से होते हैं? आयगत। यानी जिसका एक वर्ष में लाभ मिलता है वो आयगत होते हैं। जिनका लाभ कई वर्षों तक मिलता है वो कौन से होते हैं? पूंजीगत। पूंजीगत व्यय को किस विवरण में दिखाया जाता है? पूंजीगत तो संपत्ति माने जाते हैं भी, क्योंकि एक बार खर्चा करेंगे कई वर्षों तक प्राप्त करेंगे तो वो चिट्टे के संपत्ति पक्ष में, क्यों संपत्ति होती है भी। और आयगत जो होते हैं वो किस में दिखाए जाएंगे? लाभ हानि खाते में, और ये दिखाए जाएंगे चिट्ठे में। स्थायी संपत्ति के बारे में क्या सही है? जो एक वर्ष की अवधि से अधिक वर्ष के लिए उपयोगी हो, जिस पर ह्रास लगाया जा सकता हो, जो पुनः बेचने में की जा सकती हो, जो व्यापार की क्षमता में वृद्धि करती हो। तो कौन कौन से सही है? एक नंबर ये हो गया कि एक वर्ष से ज़्यादातर उपयोग में लेंगे, ह्रास लगा सकते, पुनः बेचने के लिए खरीदते हैं वो संपत्ति नहीं है, पुनः बेचने लिए वो माल होता है भी, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और व्यापार की क्षमता में वृद्धि करती है, ये बात भी सही है। लेन देन का कर क्या होता है? माल और सेवाओं का मुद्रा के बदले विनिमय होता है। मुद्रा के बदले क्या होता है? लेन देन। निम्न में से कौन सी अमूर्त संपत्ति? अमूर्त तो ये गुडविल, बाकी ये तो है नहीं, ये स्थायी है, ये चालू है, ये स्थायी है। एक व्यक्ति जिसे फर्म को रुपए देने हैं वह हमारा क्या होता है? देने वाला होता है, देनदार। देने वाला देनदार। कौन से संचय को चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता? गुप्त संचय को, क्योंकि इसका तो निर्माण होता है भी पुस्तकों में। ठीक है। ऐसी संपत्ति जो एक वर्ष के भीतर नकद में बदली जा सकती है वो होती है चालू संपत्ति। जो एक वर्ष से अधिक हो वो स्थायी है, एक वर्ष तक चालू। कौन सा प्रत्यक्ष व्यय है? ये प्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष तो केवल ये डायरेक्ट, बाकी तीनों क्या है? इनडायरेक्ट है। प्रत्यक्ष दिखाए जाते हैं ट्रेडिंग में और अप्रत्यक्ष दिखाए जाते हैं P&L में। निम्न में से कौन से दीर्घकालीन दायित्व है? तो बैंक ऑफ तो क्या होता है भी? चालू दायित्व होता है। आगे देखो, लेनदार भी चालू है, देकर भी चालू है, तो ऋण पत्र क्या होता है? ये दीर्घकालीन का होता है भी। निम्न में से कौन सा स्थगित व्यय है? कौन सा है भी? प्राइमरी एक्सपेंसेस। ये तो क्या ट्रेडिंग की है भी, ये है जो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। अब इनको मिलाना है आपको। तो सबसे पहले जैसे प्रत्यक्ष तो कौन सा हो गया? मजदूरी, प्रत्यक्ष हो गया। अप्रत्यक्ष कौन सा हो गया? वेतन। पूंजीगत कौन सा? संपत्ति। स्थगित कौन सा है? बाहरी विज्ञापन। निम्न में से कौन सा आयगत व्यय नहीं है? आयगत नहीं है। सेल ऑफ स्क्रैप, डिविडेंड रिसीव। डिवेंचर तो क्या होता है? दायित्व होता है भी, बैड डेट। बाकी तो ये डिवेंचर ये बैलेंस शीट में आएगा दायित्व पक्ष में। बेचने के उद्देश्य से माल खरीदा जाता है, बेचने के उद्देश्य से, उसे क्या कहते हैं? क्रय। क्रेता द्वारा विक्रेता को क्रय वापसी पर क्या जारी किया जाता है? डेबिट नोट। क्रेता जारी करता है डेबिट नोट, विक्रेता जारी करता है क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट कौन जारी करता है? विक्रय वापसी पर जारी कौन करता है? विक्रेता। स्वामी द्वारा निजी प्रयोग के लिए, इनको वापस देखना। विक्रेता द्वारा विक्रेता को क्रय वापसी पर, यानी परचेज रिटर्न पर जो जारी होता है वो तो डेबिट नोट होता है, और सेल्स रिटर्न पर होता है वो क्रेडिट नोट होता है। ये क्रेता जारी करता है, ये विक्रेता। स्वामी द्वारा निजी उपयोग के लिए जो धनराशि निकाली जाती है उसे ड्रॉइंग कहते हैं। जब किसी व्यापारी द्वारा बेचा गया माल किसी कारणवश वापस आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? विक्रय वापसी, बेचा हुआ माल। व्यक्तिगत खाते का क्रेडिट शेष किसका होता है भी? ये तो संपत्ति है, संपत्ति का तो डीआर होता है भी, इसका सीआर होता है, क्योंकि ये दायित्व, ये तीनों तो संपत्ति है, इसका डीआर होगा, ये दायित्व इसका सीआर होगा। कौन से चालू दायित्व में शामिल है? अल्पकालीन चालू दायित्व है, ये संपत्ति है भी। उपार्जित, ये भी क्या है? संपत्ति है। ये क्या दायित्व? दायित्व दो ही है, 1 और 4। निम्न में से आरण का उदाहरण है। आरण व्यापारी द्वारा जीवन बीमा ड्रॉइंग है, क्योंकि जीवन बीमा मालिक का होता है, व्यापार का तो अग्नि बीमा होता है भी। मकान का मालिक अपने घर का किराया चुका, आय कर चुका, ये सब, क्योंकि व्यापार में आयकर नहीं होता है, व्यापार में होता है बिक्री कर या जीएसटी। तो फिर सभी ये सब क्या है? आरण है, ड्राइंग है भी, क्योंकि मालिक के पर्सनल खर्चे हैं। लेखा मानकों की आवश्यकता होती है, क्यों भी? कि सूचनाओं के विभिन्न उपयोगकर्ताओं को सूचना देनी है, इसलिए खाते बनाने हैं। लेखांकन सूचनाओं में एक रूपता लानी हो, पारदर्शिता, पूर्ण प्रकटीकरण, विभिन्न लेखांकन इकाइयों का वैकल्पिक लेखांकन के प्रयोग में सहायक उपयुक्त है सभी। जय माता दी।
IFRS का पूरा नाम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा पूंजीगत तो संपत्ति होता है भी, संपत्ति कौन सा है? संपत्ति दो या दो से अधिक इकाइयों के बीच कोई घटना जिसका मौद्रिक मूल्य होता है वो होता है लेन देन। निम्न में से आयगत व्यय नहीं है, ऐसा जो आयगत नहीं हो तो संपत्ति ये होती है ना, वो पूंजीगत होती है भी। तो संपत्ति है, हाँ ये संपत्ति होती है, ये पूंजीगत है, बाकी सब आयगत है। ऐसे व्यय जिनका कुछ भाग आयगत प्रकृति का और कुछ भाग पूंजीगत प्रकृति का हो तो वो तो न तो आयगत होते हैं न पूंजीगत, तो वो किस में होते हैं? वो इसमें होते हैं, वो होते हैं स्थगित आयगत व्यय। निम्न में से चल संपत्ति नहीं है। चलियन चालू संपत्ति तो मशीन नहीं है, ये स्थायी है। कैश, BR, स्टॉक ये सब चालू है, ये स्थायी है। एक लेखांकन अवधि में खर्च की गई राशि पर आय का अधिक्य क्या कहलाता है भी? लाभ। निम्न में से कौन सा संभाव्य दायित्व है? संभाव्य मतलब जो कंटीजेंसी लायबिलिटी होती है ना, संदिग्ध दायित्व, वो है बुनाए गए बिल का दायित्व है। ये क्या है? तो इसी के साथ हमारे शब्दावली से संबंधी MCQ कंप्लीट हो गई। धन्यवाद।